गुड आफ्टरनून, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और उसमें हम लोगों ने यह भी देखा था कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, इनवेलप क्या है, और इनवेलप के आधार पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में बात किया था। रिमेनिंग पोर्शन की बात आज हम लोग करेंगे। उसके अंदर तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखा था कि मीजोजोम क्या है, राइबोसोम क्या है, क्रोमेटोफोर क्या है, प्लाज्मिड क्या है, जीनोफोर क्या है, इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। आज उसी के रिमेनिंग पोर्शन को हम लोग डिटेल देखेंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का रोल कौन प्ले करता है, ये हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन कैसे फोल्डिंग होकर के मेसोसोम बनाती है, ये हम देखेंगे। क्रोमेटोफोर बनाती है या हमारा प्लाज्मिड क्या है, जीनोम इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है या लीनियर है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की थी, उसमें हम लोगों ने तमाम बातें, तमाम अंतर देखा था। आज उसी कड़ी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग यह भी जानेंगे कि किस तरह से हमारा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था वो अपने क्रिस्टल वायलेट कलर को मेंटेन रखा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने कलर को खो दिया था, डिकलराइज हो गया था, और बाद में जब सैफरनिन को हमने दिया था तो उसने स्टेन ले लिया था। इसको हमने ट्रिकली कहानी के माध्यम से समझाया था। आज हम उसी कड़ी को देखेंगे कि आखिर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपने जो क्रिस्टल वायलेट का जो कलर है वो क्यों रिटेन नहीं कर पाता है। आइए इसको हम देखते हैं और कुछ और अंतर को जानेंगे, फिर हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो हम लोगों ने बातें की थी, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जब आप देखेंगे तो ये जो देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर आप देखेंगे जो हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसका जो सेल वॉल है, ठीक है। ये सेल वॉल बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है इसकी सेल वॉल। और इसमें आप देख रहे हैं, जहाँ तक जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखेंगे तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसको आप देखिए, इसकी जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल, इसकी सेल वॉल को देखिए, और इस सेल वॉल के बाहर एक और इसके वॉल पाई जाती है जिसे हम लिपोपॉलीसैकेराइड, मतलब लिपिड, इसको हम कहते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसी के कारण जब इसका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम लोगों ने देखा था, क्रिस्टल वायलेट दिया था तो ये स्टेन ले लिया था, यह भी स्टेन लिया था, लेकिन इसको हमने जब आयोडीन दिया था तो ये पूरी तरह से स्टेन ले लिया था। फिर हमने देखा था कि क्या इसको हम लोगों ने एल्कोहल 90% एल्कोहल पिलाया दोनों को, तो ये फिर भी इसने इसको यानी अपनी महबूबा को छोड़ा नहीं था, अपना स्टेन रखा था, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव रहा। लेकिन ये छोड़ दिया था, क्यों छोड़ दिया था, आइए देखते हैं होता क्या है। इसको देखिए, इसके बाहर जो होता है लिपोपॉलीसैकेराइड यानी लिपिड होता है, और आप जानते हो कि लिपिड जो है वो ऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा जो अल्कोहल है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जब इसके ऊपर दिया गया था तो ये लेयर जो इसकी है लिपोप्रोटीन की, ये क्या हो गई थी, डिजॉल्व हो गई थी। ये लेयर हमारी क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई थी। ये लेयर यहाँ से क्या होती है, हट जाती है। तो अब आप सोचो कि जब यह लेयर हट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अपने कलर को रिटेन नहीं रख पाएगा। यही बात है, सपोज कर लीजिए कि ये कपड़ा पहना हुआ था
और ये भी पहना हुआ था। दोनों ने अपना क्रिस्टल वायलेट का रंग लिया था, लेकिन इसने क्या किया, इस कपड़े को उतार के फेंक दिया। शराब का नशा चढ़ गया अल्कोहल देने के बाद। तो इस तरह से यह जो है इसने अपने अब आइए देखते हैं हम कि इसमें मेन अंतर क्या है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके बाहर जो है लिपोपॉलीसैकेराइड की एक लेयर रही है, ये हट जाती है, जिसकी वजह से रिटेन नहीं रह पाता है अपना वायलेट कलर। और बाद में जब इसको हम सैफरनिन देते हैं तो ये अपने कलर को यानी सैफरनिन का कलर ले लेता है। तो मेन अगर हम अंतर देखें कि हमारा ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेन अंतर क्या है, सबसे पहले आइए हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल को अगर देखेंगे तो इसका जो सेल वॉल होता है ये थिक होता है, ठीक होगा। और इसको अगर आप देखेंगे तो 150 से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉन तक इसकी थिकनेस होती है। और जब इसके हम सेल वॉल को देखेंगे तो ये इसकी सेल वॉल जो है थीन होती है, और इसका हम देखेंगे 75 एंगस्ट्रॉन से लेकर के ये होती है 120 एंगस्ट्रॉन तक। तो ये बात याद रखिएगा। दूसरा अंतर हम देखेंगे कि एलपीएस जो लेयर होती है, एलपीएस लेयर इसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी, इसमें एब्सेंट होती है। और इसमें एलपीएस लेयर जो है लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट बात, जो सेल वॉल है जिसे हम म्यूरिन कंटेंट के नाम से भी जानते हैं, अगर इसको आप देखेंगे तो म्यूरिन कंटेंट जो है इसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, 70 to 90% के करीब पाई जाती है, या 70 to 80% हम इसको देखते हैं। और जहाँ तक इसके म्यूरिन कंटेंट को देखेंगे तो 30 to 10% तक इसका म्यूरिन कंटेंट पाया जाता है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में हम देखेंगे कि इसका जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होगा, और इनका जो है सिंपल होता है, ये बात रखिएगा। अगर हम रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल की देखें, रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल, तो इसकी रिजिडिटी आप देखेंगे कि हाई होती है और इसकी रिजिडिटी जो है लो होती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये कुछ अंतर रहे हमारे प्लाज्मा यानी ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी ये सेल वॉल क्या है। सेल वॉल को हम लोगों ने देखा, ग्लाइकोकैलिक्स को देखा। अब हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। आज हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर की होती है, डबल लेयर हमारी, और ये बनी होती है फास्फोलिपिड की, फास्फोलिपिड की बनी होती है। और ये डबल लेयर एक लेयर हमारी हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक, और एक होती है हाइड्रोफिलिक। तो ये दो लेयर हमारी होती है, एक हाइड्रोफोबिक और दूसरा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है हाइड्रो मीन हाइड्रास टू वाटर और फोबिया मीन्स डरना, यानी पानी से डरना। इसीलिए जो डरेगा वो अंदर की तरफ रहेगा, सीधी सी बात है। ये क्या होती है, इनर होती है, ये इनर लेयर होती है, याद रखिएगा। और जो हाइड्रोफिलिक है यानी प्रेम करने वाला है पानी से,
वो आगे बढ़ जाता है, यानी हमारी होती है आउटर लेयर होती है। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी देखते हैं कि एसेंशियल फॉर लिविंग, फॉर ऑल लिविंग, सभी जो जीवधारी हैं उनके लिए जरूरी होती है। आप जानते हैं कि इनर होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होगी, और क्या होगी, सेलेक्टिव परमिएबल होती है, परमिएबल। तो ये बात रखिए, याद रखिएगा। ये जो है चाहे वो प्रोकैरियोट हो, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, दोनों में सिमिलर होती है। तो सेलेक्टिव परमिएबल होती है और ये हमारी फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी फोल्डिंग किस तरह से होती है। ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी फोल्डिंग कैसे होती है, आइए इसको देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल के अंदर देखा था कि किस तरह से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है और फोल्ड हो करके कौन कौन सी संरचनाएं बनाती है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखा था कि ये हमारी बैक्टीरियल सेल है और इसके बाहर जो है ये हमारी सेल वॉल है, और इस सेल वॉल में हमने देखा था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी ये कहीं कहीं जा कर के इस तरह से इनफोल्ड हो जाती है। और सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो रही है और इसको यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी ग्रैन्यूल्स भी दिखाई देती हैं। तो ये जो चीज़ें दिखाई देती हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, आइए देखते हैं। इसको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। अब ये क्रोमैटोफोर क्या है, क्रोमा इजकल टू आप जानते हो कि कलर होता है, यानी ये कलर इसके अंदर पाए जाते हैं। और विशेष रूप से ये साइनोफाइसी, जो साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं उसके अंदर यह पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर। इस बात को याद रखिएगा, ये सभी तरह के बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा क्रोमैटोफोर। अब हम लोग जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यही सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, ये फिर ऐसे फोल्ड लेती है और ये हम देखते हैं कि ये इस तरह की फोल्डिंग इसमें बन जाती है। इसको हम ट्यूब, और ये हमारी हो गई वेसाइकल, और ये हो गई हमारी लैमिले। तो ट्यूब, ट्यूबिकल, वेसाइकल और लैमिले के रूप में ये इनफोल्डिंग इसकी हो जाती है। और इस पूरी संरचना को हम कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोसोम। अब ये देखेंगे कि ये मीजोसोम है क्या और क्या काम करता है, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो मीजोसोम होता है ये क्या क्या काम करेगा, आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। आप जानते हो कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। तो इसका आखिर एटीपी का जारण, एटीपी का उत्पादन कहाँ होगा, किस सेल के अंदर, किस सेल ऑर्गेनेल के अंदर होगा। तो इसीलिए प्रकृति ने इसके अंदर व्यवस्था बनाई है। यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी के अंदर ये मीजोसोम, ये फोल्डिंग की इनफोल्डिंग की वजह से एक संरचना डेवलप हो जाती है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। और यही मीजोसोम जो है एक तरह से आप देखोगे कि
इसके माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं ये क्या क्या काम करता है। रिस्पिरेशन का काम करेगा, रिप्लिकेशन का काम करेगा, सिक्रीशन का काम करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन, एंजाइम, तो ये हम देखते हैं कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रिस्पिरेशन का कार्य संपन्न होता है। साथ ही साथ अभी हम लोग देखेंगे कि यह रिप्लिकेशन में भी मदद करता है इसके, और इसके अंदर कई तरह की चीज़ें सिक्रीट होती हैं, सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, और सेल वॉल का फॉर्मेशन इसी से होता है। और विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम क्या करते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में जो एंजाइम काम आते हैं उनकी लोकेशन, यानी लोकेशन भी यहीं मीजोसोम में होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है यह मीजोसोम। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि यह रिप्लिकेशन का काम करता है। अब कैसे करेगा, थोड़ा सा इसको अभी हम लोग इसके जेनेटिक मटेरियल को देखते हैं, उसके बाद से इसको हम लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा क्रोमेटोफोर और मीजोसोम की बात। अब आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि और कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। अब यहीं पे हम लोग लगे हाथों देख लेते हैं, मीजोसोम की बात किया हम लोगों ने, क्रोमेटोफोर की बात किया, और हम देखते हैं यहीं पे राइबोसोम को भी देख लेते हैं। देखिए राइबोसोम, तो आप जानते हो कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक है, इसीलिए 70S राइबोसोम टाइप 70S पाया जाता है, 70S, और इसको हम 50S और प्लस 30S मानते हैं। तो ये यस क्या है, सेडबर्ग यूनिट है, इस बात को याद रखिएगा, या इसी को सेडिमेंट्री कोफिशिएंट भी कहते हैं। सेडबर्ग यूनिट का मतलब, सेडबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको ईजाद किया था, इसको बताया था, तो ये सेडबर्ग यूनिट है। आप इसको 50+30 मैथमेटिकल कैलकुलेशन 80 मत कर दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जब इसको हम देखते हैं तो ये सेडबर्ग मतलब ये इसके बैठने की प्रक्रिया होती है, वो 50S और 30S के रूप में बैठती है। और हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम को और हम क्या कहते हैं, यही हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन फैक्ट्री होती है, यहीं से प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन बनेगा कैसे, हम जानते हैं कि RNA राइबोसोमल RNA से यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है, और ये क्या है, ये हमारी स्मॉलेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनील्स है। और इतना ही नहीं, ये इसके अंदर मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस ये चीज़ है।
ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है और ये हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो ये रहा हमारा राइबोसोम की बात हम लोगों ने की। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। राइबोसोम के अलावा आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे जेनेटिक जो मटेरियल है इसकी बात करेंगे। जेनेटिक मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसे क्या होता है। देखिए इसके अंदर जब हम लोग देखते हैं जेनेटिक मटेरियल जो है ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, ये आप देखोगे ये क्या होता है DS सर्कुलर DNA। यही हमारा ये क्या है सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम। इसी को हम एक नाम देते हैं, चूंकि इसके बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं जीनोफोर या न्यूक्लियाइड। तो आइए देखते हैं कि यह जीनोफोर या न्यूक्लियाइड क्या होता है। देखिए यही इसका सिंगल क्रोमोसोम है, यही इसका जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करता है। तो इस हम लोग जैसे 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसके अंदर यह सिंगल क्रोमोसोम है, यह जेनेटिक मटेरियल है। और यही आपको बताता चलूँ यही मेन जेनेटिक मटेरियल है, मेन जेनेटिक मटेरियल। अगर इसको निकाल दिया जाएगा तो यह इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और यह सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसे हम लोग का देखें तो इस तरह से हम लोग का क्या होता है लीनियर होता है। हम लोग का भी डबल स्टैंडर्ड है लेकिन क्या है लीनियर होता है। लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर जो DNA पाया जा रहा है, यानी जो हेरिडिटी मटेरियल, यानी जिसको हम न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कह रहे हैं, ये हमारा क्या है डबल स्टैंडर्ड यह भी है लेकिन सर्कुलर होता है, यानी गोलाकार होता है। तो ये हमारा रहा जेनेटिक मटेरियल की कहानी। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। अगर इसके हम बेस पेयर को देखें तो बेस पेयर अगर इसमें हम देखें तो 5 × 10⁶ बेस पेयर इसके अंदर बेस पेयर पाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। और इसके अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो आप देखोगे कि मॉलिक्यूलर वेट इसका 7 × 10⁷ मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा जेनेटिक मटेरियल, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, जो इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, एक जगह से दूसरी जगह को ये लेकर के जाएगा। ये मेन हमारा जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब हम लोग देखते हैं मेन की बात है तो क्या कोई और भी है क्या? हाँ कोई और भी है, आइए उसको देखते हैं। इसके अलावा भी हमारा एक और ये सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इस तरह से देखिए, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। अब देखिए प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड को हम लोग देख लेते हैं। प्लाज्मिड जो है, आइए देखते हैं प्लाज्मिड क्या है। इसके अलावा जो पाया जा रहा है हमारा प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA ही होता है। अब हम देखें ये हमारा प्लाज्मिड की बात हम करें, प्लाज्मिड क्या है आइए देखते हैं। तो ये क्या है, इसके अलावे है भाई, एक्स्ट्रा है, इसीलिए कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, प्लाज्मिड हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यानी जो मेन डीएनए है उसके अलावे यह डीएनए पाया जाता है, और ये डीएनए अगर निकाल भी दिया जाए तो ये इसकी डेथ नहीं होती है। इसीलिए यह नॉन एसेंशियल, बहुत एसेंशियल नहीं है, ये नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में हम इसको काउंट कर सकते हैं। और एक और हम नाम इसको दे सकते हैं, डिस्पेंसिबल ऑटोनॉमस एलिमेंट। इसको हम डिस्पेंसिबल ऑटोनॉमस एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। यानी ये अपरिहार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रहेगा तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा और नहीं रहेगा तो नहीं सर्वाइव करेगा। ये सभी में नहीं पाया जाता है। इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले चैप्टर में डिटेल देखेंगे कि इसका रोल क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर ये नॉन एसेंशियल होता है। अगर इसको हम निकाल भी दें तो भी इस बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती है। अभी हम लोग देखेंगे जिसके अंदर ये प्लाज्मिड पाया जाता है उसी के अंदर पिलाई भी पाई जाती है। तो ये एक तरह से नॉन एसेंशियल है, और ये भी इसके अंदर स्वयं ऑटोनॉमस जो है रिप्लिकेशन की क्षमता इसी जीनोफोर या मेन डीएनए के तरह से ही होती है। यह हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसीलिए इसको डिस्पेंसिबल ऑटोनॉमस एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अगर इसको हम देखें तो एक यूनिक इसका फीचर होता है, इसको हम फिनोटिपिक कैरेक्टर कहते हैं। ये क्या होता है? रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स होता है। और अगर हम देखें, इसको सीरियसली देखें तो नो रोल इन वायबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के अंदर इसका कोई मेन रोल नहीं होता है। ये इसके अंदर कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं। इसके अंदर मेन जो फैक्टर पाए जाएंगे, एक हमारा होगा रेजिस्टेंट फैक्टर। रेजिस्टेंट फैक्टर की बात हम करेंगे। रेजिस्टेंट फैक्टर इसके अंदर होता है। फिर हमारा सेक्स फैक्टर होता है और कोलिसिनोजेनिक फैक्टर। ये 3 तरह के फैक्टर इस प्लाज्मिड के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा प्लाज्मिड। अब हम लोगों ने देखा कि इस बैक्टीरिया के अंदर इसके हम लोगों ने सेल वॉल की बात की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की, इसकी फोल्डिंग, मीजोजोम की बात की, क्रोमेटोफोर की बात की, मेन जो इसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसका जो जीनोफोर या क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए की बात की। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस बैक्टीरिया को हम लोग देखें कि इसके आउटर सरफेस पे कौन कौन सी चीज़ें, यानी सरफेसियल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो क्या होती हैं। आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोग सीधे चलेंगे अब सरफेस स्ट्रक्चर की तरफ। सरफेस स्ट्रक्चर। तो अभी तक हम लोगों ने मीजोजोम को जाना और सारी चीज़ों को जाना कि किस तरह से हमारा मीजोजोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के तरह से महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। इनफोल्डिंग की वजह से वो उसका कैसे सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, रेप्लिकेशन में कैसे मदद कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा अभी। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी बैक्टीरियल सेल है इसके बाहर जो है कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। उस सरफेस स्ट्रक्चर को हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो है एक इस तरह की संरचनाएं इसको दिखाई देंगी जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला, आइए देखते हैं कि ये फ्लैजिला क्या होता है। तो फ्लैजिला देखिए, फ्लैजिला को हम ट्राइकस भी कहते हैं। और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है, इस फ्लैजिला के अंदर 3 महत्वपूर्ण पार्ट पाए जाएंगे। एक हमारी होगी बेसल बॉडी हो जाएगी, और दूसरी हमारी जो है हुक
हुक, और तीसरी जो है फ्लास्क या शाफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो थोड़ा सा जैसे ये हमारा है, इसको ध्यान से देखिए, ये इस तरह से हुक जैसी संरचनाएं इसके अंदर देखने को मिलती हैं। ये हमारा है बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडी हमारी हो गई। ये हुक जैसी संरचना दिख रही है, हुक, और इसको जब आगे की तरफ देखेंगे तो ये इस तरह से एक फ्लैजिला ये बन जाता है, जिसे हम लोग फ्लास्क या शाफ्ट के नाम से जानते हैं। ये 3 चीज़ें इस फ्लैजिला के अंदर पाई जाती हैं, और इसमें विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको हम फ्लैजिलीन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। और ये फ्लैजिलीन प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, और ये हेलिकली अरेंज होता है, हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन है, ये बात याद रखिएगा, हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो फ्लैजिला हमारा है, इस फ्लैजिला के आधार पे 2 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। ये होता है ट्राइकस, ये फ्लैजिला के आधार पे बैक्टीरिया को बांटा गया है, ट्राइकस, इसको हम ए ट्राइकस और ट्राइकस 2 पार्ट में तोड़ते हैं, ट्राइकस। तो देखिए, ए ट्राइकस, ए का मतलब नहीं, और ट्राइकस इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। जब इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा तो ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। मतलब ए ट्राइकस में क्या होता है, फ्लैजिला अब्सेंट होगा भाई, इसमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ये बात याद रखिएगा। तो जब फ्लैजिला अब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, नॉन मोटाइल हो जाएगा, ये नॉन मोटाइल हो जाएगा। और ये फ्लैजिला प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ये मोटाइल हो जाएगा, मतलब गतिशील हो जाएगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, पास्चुरेला को देखिए, पास्चुरेला को देखिए, या लैक्टोबैसिलस को देखिए, लैक्टोबैसिलस, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनको ए ट्राइकस कहते हैं, इसीलिए ये मोशन नहीं करते हैं, यानी नॉन मोटाइल होते हैं। अब हम देखते हैं ये जो हमारा ट्राइकस है, ये ट्राइकस बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है, यह भी 2 तरह के होते हैं। अब हम लोग ट्राइकस को देखते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पोलर होता है हमारा, पोलर, और दूसरा होता है नॉन पोलर। इस बात को देखेंगे, नॉन पोलर, या इसको हम पेरी ट्राइकस कहेंगे, पेरी ट्राइकस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया का डिवाइडेशन कैसे है, और इस पर आधारित तरह तरह के प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पोलर मतलब ए ट्राइकस के अंदर पोलर कौन होते हैं, यानी किसी पोल पे, दोनों पोल में से किसी एक पोल पे फ्लैजिला का पाया जाना, इसीलिए इसको पोलर हम कहते हैं। और पोल पे ना पा करके पूरे बॉडी के ऊपर पाया जाता है, जिसको हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो कौन कौन से बैक्टीरिया इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो पोलर में देखें, सबसे पहले हम लोग पोलर की बात करते हैं। आइए देखते हैं इस फ्लैजिला के आधार पे ये हमारा बैक्टीरिया किस तरह से पाया जाता है इसके पोल पे। आइए हम लोग सबसे पहले पोलर बैक्टीरिया को देखते हैं। तो देखिए, जब हम लोग पोलर में देखेंगे तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इस पोल पे कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, इसको आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए, पोलर बैक्टीरिया में आप एक शार्ट में याद रखिएगा, PMAC लो, PMAC लो, इसको याद कर लीजिएगा। और वीपन्स VNPS, ये याद रखें, VNPS। इस शार्ट्स याद रखेंगे तो आपका बड़े आसानी से कितने तरह के फ्लैजिला, P फारा हमारा है, P से हमारा पोलर हो गया, ठीक है।
यम से हम लिखेंगे यम इजकल टू मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल, इसमें क्या होता है एक सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग मोनोट्राइकस कहते हैं। जैसे आप देखिए विविरियो कॉलरी में, देखिए विविरियो कॉलरी, विविरियो कॉलरी, इसमें आप देखेंगे तो मोनोट्राइकस होता है, मतलब ये बैक्टीरिया अगर इस तरह से है तो इस बैक्टीरिया के सिर्फ एक ही फ्लैजिला पाया जाता है, इसीलिए इसको मोनोट्राइकस कहते हैं। अब आ जाइए ए इजकल टू एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। देखिए एम्फी से आप याद रखोगे एम्फीबिया, एम्फीबिया क्या होते हैं डुअल नेचर के होते हैं, लैंड पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो एम्फीट्राइकस यानी इसमें क्या होगा फ्लैजिला दोनों साइड पे पाया जाएगा, इसको हम लोग इसीलिए एम्फीट्राइकस कहते हैं। जैसे नाइट्रोसोमनास को देखिएगा, नाइट्रोसोमोनास, तो इसमें आप देखेंगे ये हमारा बैक्टीरिया है, तो इसके दोनों साइड पे फ्लैजिला पाए जाएंगे, इसीलिए इसको हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। अब आ जाइए तीसरा हम लोग सी इजकल टू सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस को देखेंगे तो ये हमारा सिफेलोट्राइकस जो है सीडोमोनास, याद रखिएगा सीडोमोनास। तो सीडोमोनास में देखेंगे सिफेल का मतलब होता है हेड, तो आप देखेंगे एक ही साइड में इसमें दो से ज़्यादा फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है, अब एक ही साइड देखिए ऐसे इस तरह से, तो ये हमारा क्या हो गया सिफेलोट्राइकस हो गया सीडोमोनास। और येलो इजकल टू लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस को आप देखोगे जैसे स्पाइरूलम, तो इसको कैसे याद करेंगे जैसे लोफर, येलो से लोफर याद करेंगे। जैसे आजकल लड़के क्या है पैंट पहनते हैं और उसमें 10-10, 20-20, 50-50 थ्रेड लटके रहते हैं, तो उसी से आप याद करिए कि लोफोट्राइकस यानी क्या होता है, इसके शरीर पे आप देखोगे ये जो हमारा बैक्टीरिया है इसके चारों तरफ ये इस तरह से फ्लैजिला दोनों साइड में लटके रहते हैं, तो ये हमारा है लोफोट्राइकस। तो ये आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इसके अलावा, अब देखते हैं पेरीट्राइकस या नॉन पोलर में देखें कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों ने पोलर बैक्टीरिया के बारे में बात की फ्लैजिला के आधार पे कि किस तरह से उसके अंदर का फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब हम लोग नॉन पोलर की बात करते हैं। देखिए नॉन पोलर जो होते हैं फ्लैजिला में एक बात याद रखिएगा जरूर कि फ्लैजिलिन नाम का ये प्रोटीन है, और नॉन पोलर जो होता है आइए देखते हैं नॉन पोलर या पेरीट्राइकस। नॉन पोलर में हम लोग देखते हैं कि जैसे नॉन पोलर में हम या पेरीट्राइकस इसको कहते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम, इसको आप देखेंगे कि क्या होता है बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया है कि इसके पोल पे नहीं पाए जाते बल्कि पूरे बॉडी पे इसके फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग पेरीट्राइकस या नॉन पोलर कहते हैं। तो ये रहा हमारा फ्लैजिला, और फ्लैजिला के आधार पे हमारा बैक्टीरिया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ट्राइकस के आधार पे हमारा बैक्टीरिया पाया जाता है। अब हम लोग कुछ और इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये इसके अलावा इस तरह की संरचनाएं भी दिखाई देती हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, आइए देखते हैं। इसको हम फिम्ब्रे, और ये हमारा हो जाएगा पिलाई। दो चीज़ें दिखाई देती हैं,
पिलाई। तो आइए देखते हैं कि फिमरे हमारा क्या है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो फिमरे जो है एक तरह से इसको आप याद रखोगे फिंगर से। तो जो भी हम फिंगर से क्या करते हैं, किसी चीज़ को बड़े आसानी से ग्रैब बना लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक इसी तरह से इस बैक्टीरिया को जब कहीं रुकना होता है, किसी चट्टान पे या किसी सबस्ट्रेट से अटैच करना अपने आप को होता है, तो ये फिमरे का सहारा लेता है और वो उससे अपनी ग्रैब बनाता है, यानी पकड़ को मजबूत करता है। ये बात याद रखिएगा फिमरे से। अब हम याद रखेंगे पिलाई। अब देखिए पिलाई जो है नॉर्मल पिलाई भी होती हैं और सेक्स पिलाई भी होती हैं। तो दो तरह के पिलाई पाई जाती हैं। तो इस सेक्स पिलाई क्या करती हैं, इसके अंदर पिलीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। पिलीन नाम का इसके अंदर प्रोटीन है, जिसके वजह से यह इस बैक्टीरिया के कॉन्जुगेशन में मदद करता है। यानी एक तरह से जैसे ये बैक्टीरिया हमारा है और एक और बैक्टीरिया इसके सामने आ गया, तो ये इसके अंदर ये पिलीन ये बनता है और इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, यानी इसके कॉन्जुगेशन, आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, कॉन्जुगेशन में मदद करता है। तो ये रहा हमारा फिमरे और पिलाई की बात। और इसके अलावा और भी हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको हम पीजीए के नाम से पीजी के नाम से हम पीजीसी के नाम से याद कर सकते हैं। यानी फास्फेट ग्रेन्यूल होंगे, फास्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन और साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। ये इनक्लोजिंग बॉडी कहलाती हैं। और ये भी आप जानते हो कि नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं। तो ये कुछ संरचनाएं हैं जो एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बातें की। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करने और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स।